बात ये आती है इतनी सारी जो उलझने हैं, इन सारी उलझनों के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है। तो मैं जब इन सारी उलझनों के एक तह में गया, एक पीछे बहुत ज्यादा गहराई में गया कि आखिर इतनी सारी उलझनें उत्पन्न हुई कैसे, ये सारी चीजें हो क्यों रही है, तो मैंने ये पाया कि हम विद्यार्थी जितने भी हैं, चाहे आप हो चाहे मेरा विद्यार्थी जीवन भी रहा, सारे विद्यार्थी किसी न किसी उलझन से गुजर रहे हैं। और उसका जो मुख्य कारण है, हालांकि कई सारे कारण हैं, उसके पीछे बेसिक कारण कौन सा है, क्योंकि किसी भी उलझन के समाधान के लिए जब भी कोई बीमारी होती है तो बीमारी के समाधान के लिए उसको डायग्नोस करना पड़ता है। डायग्नोस का मतलब ये होता है कि उसको एक प्रकार से पहचान करनी पड़ती है बीमारी क्या है, उसके बाद में उसके कारण तलाशने पड़ते हैं, फिर जाके उस बीमारी का इलाज होता है। तो अब बात ये होती है कि हमारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जब मैंने डायग्नोस किया तो मैंने पाया कि इस बीमारी का एग्जैक्टली कारण क्या है, बीमारी है क्या। बीमारी है, सबसे बड़ी चीज है वो है भटकाव। देखिए, और कोई बीमारी नहीं, चाहे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, चाहे नकारात्मकता आ रही हो, सारी चीजें। भटकाव क्यों आता है हमारे जीवन में? भटकाव के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये होता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। देखो, बहुत ज्यादा सोचना यह एक प्रकार से सबसे मुख्य कारण होता है विद्यार्थी के भटकने का। बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत ज्यादा क्यों सोचते हैं? बहुत ज्यादा हम इसलिए सोचते हैं, जैसे अब कैसे सोचते हैं, जैसे हम बैठ गए फिर सोचते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, परीक्षाएं कब होगी, उस रिजल्ट के बाद अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें वो सोच रहा है, तो इतनी सारी अगर आप चीजें सोचोगे तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग होती आप जो है वो भटक जाओगे, और भटकाव आते आप सारी की सारी पढ़ाई जो है वो आपकी खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है ओवर थिंकिंग। उसके बाद में भटकाव का दूसरा कारण होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे आप किसी टेलीग्राम चैनल पे गए या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गए या फिर फेसबुक पे कहीं पर गए, कहीं पर भी गए, आप जहां पे वहां पे जाओगे आपको वहां नई नई चीजें देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप नई नई चीजें देखने को मिलेगी वैसे वैसे आप भटकते जाओगे। तो भटकाव का दूसरा सबसे मुख्य कारण होता है सोशल मीडिया। और तीसरा जो भटकाव का कारण होता है वो होता है खुद पर संदेह करना। खुद पर संदेह करना, हम खुद पर संदेह करते हैं कि जैसे हमारा सामग्री है, हमें ये लगता है कि हमारी सामग्री सही नहीं है। हमारा पढ़ने का तरीका, हमें ये लगता है कि हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। हम मतलब जो कुछ भी चीज देखते हैं हम उसके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है? भटकाव लाती है। और जब भटकाव आता है तब हमें, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गुजरती है और हम पढ़ नहीं पाते। और जब नहीं पढ़ पाते, भटकाव के कारण जब पढ़ाई नहीं होती और नहीं पढ़ना आपके एक प्रकार से सभी समस्याओं का कारण होता है। तो देखिए, मैं वापस एक बात को ला रहा हूं कि आपकी जितनी भी समस्या मैंने देखी, चाहे एकाग्रता हो, चुनौतियां वगैरह, सारी बातें मैंने पढ़ी, उनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जो कमी लगी आप सब में, वो कमी ये लगी कि आप सब भटके हुए विद्यार्थी हैं। आपको वास्तव में बहुत भटके हुए हैं। एक एक विद्यार्थी इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं मेरे दौर की अगर मैं बात करूं, जब हम पढ़ रहे थे उस समय बहुत सारे कॉम्पिटिशन हमने दिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, हेड मास्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, RAS, ये सारे एग्जाम मैंने पास भी किए और इंटरव्यू भी दिए, और हर जगह बहुत अच्छी जगह जाके आए। इस जीवन यात्रा पर कभी बाद में बात करेंगे। तो उस समय एक चीज क्या थी, सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारे पढ़ाई में इतना भटकाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो हम बहुत ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं सोचा। हमारा हमेशा ये रहता कि आज का दिन बेहतर होना चाहिए, आज जो हम कर रहे हैं ये बेस्ट जाना चाहिए। आज के दिन जब हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे और जब रात को आंखें थक के हम सो जाएंगे आत्मसंतुष्टि के साथ में कि आज के दिन का हमने प्रॉपर तरीके से उपयोग कर लिया, तो फिर यूं मानिए कि हम एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमने कभी भी कल, आगे आने वाला कल और जाने पीछे वाले कल के बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है, थोड़ा डाउट रहता था, किसी को पूछते थे कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो फिर कोई कह लेता था कि नौकरी की छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बस कभी कभार इतना होता था कि पूछते थे कि एक भविष्य को लेके पूछते जरूर थे, लेकिन ये ओवर थिंकिंग वगैरह कभी नहीं करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान रहता था पढ़ने के ऊपर। दूसरा, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था तो ना तो ये टेलीग्राम पे भटकते थे, ना यूट्यूब पे भटकते थे, ना उस पे किसी व्हाट्सएप वगैरह कोई समस्या नहीं थी। हमारा सिर्फ और सिर्फ भटकाव का केंद्र था एक किताब से दूसरी किताब। तो जब, सीधी सी बात है कि जब हम किताबों में ही रहते थे, बहुत ही कम कांटेक्ट थे, लोगों से संपर्क ही नहीं था। मतलब जो साथी तैयारी करते थे सिर्फ उनसे बात होती थी, उनसे वार्ताएं करते थे, और शाम को स्टेडियम में या पार्क में मिलते थे और वो पढ़ाई करते थे।
तो ये सारे झंझट थे ही नहीं। तो भटकाव जब था ही नहीं तो उसके कारण क्या होता था कि हमारा दिमाग पूरा का पूरा पढ़ाई में रहता था। और पढ़ाई में जब दिमाग होता है और हम जब पढ़ते हैं तो अपने आप आत्मविश्वास आता है। जब व्यक्ति ईमानदारी के साथ मेहनत करता जाता है, अपना सिलेबस पढ़ता जाता है, तब उसमें आत्मविश्वास अपने आप आता है। जो हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मेरी बात सुनने से कभी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस किसी और की बात सुनने से भी कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आता है, कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारी से आता है। एक धावक, एक एथलीट, एक यूं कहिए कि खिलाड़ी जब खेल खेलने जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वह खिलाड़ी बहुत सारा पसीना बहाता है, बहुत सारा अभ्यास करता है, तब जाके उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और वो कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जा सकता, कॉन्फिडेंस सुनने से नहीं आता, हवाई कॉन्फिडेंस काम का नहीं। तो कॉन्फिडेंस हमेशा, आत्मविश्वास हमेशा गहरी तैयारी से आता है। देखो ध्यान रखना, अति आत्मविश्वास खराब है और आधी अधूरी तैयारी अति आत्मविश्वास लाती है। और जो आपकी गहरी तैयारी होती है, जो ठोस तैयारी होती है, वो आपके एक आत्मविश्वास लाती है। और वो आत्मविश्वास अगर आप एक प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ये आत्मविश्वास तब तक बना रहेगा जब तक आपकी पढ़ाई निरंतर रहेगी। ध्यान रखना, कोई भी कार्य हो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कार्य निरंतरता के साथ किया जा रहा है, भले 4 घंटे करो, भले 5 घंटे करो, भले 3 घंटे करो, अगर आपने निरंतरता के साथ कोई कार्य किया गया है तो आपका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं हो सकता। अब देखिए, पहली समस्या का समाधान हो गया। जितने विद्यार्थी कहते हैं ना कि हमारा सर आत्मविश्वास नहीं बन रहा है, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं है तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं बन सकता। अब यहां पे बात यह भी आती है कि इस पढ़ाई को निरंतर रखे कैसे, क्योंकि जब पढ़ाई निरंतर होगी तो आत्मविश्वास बनेगा, और आत्मविश्वास अगर बनेगा तो फिर ये भटकाव भी नहीं आएंगे। और पढ़ाई निरंतर कब होगी? पढ़ाई निरंतर तब होगी जब आप इन चीजों पे भटकोगे नहीं। अपना जो फोकस है, जैसे रीट का एग्जाम है 26 सितंबर को, SI का एग्जाम है तो 4 सितंबर को है। तो इस स्थिति में अभी अगर आप पढ़ाई में निरंतरता नहीं रख रहे हो तो निश्चित रूप से क्या होगा? निरंतरता टूटते ही आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा, भले आपने पहले 1 साल तैयारी करके रखी हो। तो कॉन्फिडेंस हमेशा पढ़ाई से ही आता है, बात सुनने से नहीं आता। अच्छा, अब बात आती है निरंतरता कैसे बनाए रखें। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अब देखो मोटिवेट कैसे रहे। अब मोटिवेशन यहाँ पे 2 टाइप का हो जाता है, एक सेल्फ मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। यूं कहिए कि बाहरी, अब एक होता है आंतरिक। अब बात यह है कि जब आंतरिक मोटिवेशन की अगर अपन बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन है। मतलब यूं कहिए कि आपके अंदर का जो मोटिवेशन, अंदर की जो आग है। देखो मैंने एक एग्जांपल देता हूं, आप एक चीज नोट करना, जब भी कोई रिजल्ट आता है, चाहे RS का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, नेट का हो, कोई भी रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है और आसपास के कई लोग चयनित होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर की एक आग होती है। हमें अंदर से लगता है कि यार हमें भी ये करना चाहिए, मैं भी ये तैयारी करूंगा, मैं भी इस पोस्ट को हासिल करूंगा। मतलब अंदर से एक खतरनाक तरीके की आग निकलती है जब आसपास कोई रिजल्ट आता है या फिर कोई नई भर्ती आती है। तो जब नई भर्ती आती है, रिजल्ट आता है, और जब उस समय जो एक आग निकलती है ना अंदर, उसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। और वो आग जिंदा नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप सोचिए कि आज आपकी स्थिति और इस रीट या पटवार या RAS की भर्ती आने से पहले की आपकी स्थिति, सोचिए, रात दिन का फर्क है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सेल्फ मोटिवेशन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, हमारा सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तब हम किसी बाहरी मोटिवेशन को ढूंढते हैं। जैसे आपने मुझे सुन लिया या किसी और शिक्षक को सुन लिया, ये बाहरी मोटिवेशन है। ये बाहरी मोटिवेशन सिर्फ आपके इनर मोटिवेशन को जगाने का प्रयास करता है ताकि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखो मोटिवेशन की परिभाषा यही है कि जब टारगेट बहुत लंबा हो, तो जब टारगेट बहुत लंबा होता है तो उसको पार करने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा का एक सहारा जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर मोटिवेट रहेंगे तो निरंतर पढ़ाई होगी, निरंतरता रहेगी तो आत्मविश्वास अपने आप बनेगा। अब बात यह आती है कि मोटिवेट कैसे रहें। मोटिवेट रहने के लिए हमारे पास देखिए बहुत सारे तरीके हैं मोटिवेट रहने के लिए। आप किसी को सुन के सिर्फ 2 घंटे के लिए मोटिवेट हो सकते हो, आप किसी को भी फॉलो करके थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो सकते हो। तो मोटिवेशन को सतत रूप से बनाए रखने के लिए, देखिए मोटिवेशन सतत रूप से बहुत जरूरी है। अगर उसको आप कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं तो यहां पे मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका मोटिवेट कंटिन्यू बना रहे
तो आप अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखें। चाहे आप जिस टेबल पे पढ़ते हैं उस टेबल के ऊपर भी आप, जैसे मान लो कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, उस एग्जाम का कम से कम एक आपकी टेबल के ऊपर एक बड़े पृष्ठों पे नाम तो होना चाहिए। कम से कम आप उसको देख के आपके दिमाग में रहेगा कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये बनना है। आपका कोई आदर्श व्यक्ति होता है, जैसे आप जिसको चाहते हो या आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, जैसे कोई विवेकानंद जी जैसा बनना चाहता है, कोई किसी और व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आपके पास में, आपकी नजरों में रहनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई कोट, ऐसी कोई उक्ति, जैसे कोई भी कोटेशन होते हैं कि सफलता इस माध्यम से मिलती है, ऐसी बहुत सारी उक्तियां होती है। ऐसे सारे जो कोट होते हैं, ऐसे कोट भी हमारे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, कुछ नजरों में ऐसे लगाए हुए होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जब ये सारी चीजें देखेंगे, और चौथी बात होती है परिवार। परिवार से बड़ा कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता। सबसे बड़ा फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर था परिवार। जब भी कभी आप रास्ते से भटको, मोटिवेशन डाउन हो जाए, पढ़ाई छूट जाए, उस समय सिर्फ एक चीज सोचना कि आपको अपने माता पिता ने शहर या पढ़ने के लिए किस लिए भेजा है, कितनी मुश्किल से वो एक रुपया जोड़कर आपको भेज रहे हैं, कई बार किस स्थिति में वो पैसे भेजते हैं हमारे लिए। एक ट्रक ड्राइवर जो रात दिन आपके दिन में 12-12, 15-15 घंटे ट्रक चलाता है, उसको मुश्किल से महीने की 15 हजार रुपए मिलते हैं, और उसका बेटा आराम से वीडियो गेम खेल रहा है, आराम से मजे कर रहा है, दोस्तों से गप्पे ठोक रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जबकि उसका पिता रात दिन ट्रक चला के 5-7 हजार रुपए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मना नहीं करता, भेजता है। उस रुपए को कमाने के लिए उसको कितने पापल बेड़ने पड़ते हैं, वो कभी वो व्यक्ति नहीं सोचता। एक पिता जो खेती करके, कितनी मुश्किल से कृषि होती है आप समझ नहीं सकते। सूड करना, उसके बाद में फसल बोना, उसके बाद में बरसात का इंतजार करना, टाइम पे नहीं हुई तो फसलें खराब हो जाती है, उसके बाद में उसको काटना, सही करना, बड़ी मुश्किल से, भाव नहीं मिलते, और वहां से मुश्किल से जाके कुछ पैसे अरेंज होते हैं, और उस पैसे को वो अपने बेटों को, बेटियों को, जो भी पढ़ रहे हैं उसको भेजते हैं, ताकि वो पढ़ के उसका नाम रोशन करे, उसको रेस्पेक्ट दिलाए, उनको एक प्रकार से उसकी औलाद है वो सेट हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी बाड़मेर की बात आएगी, जिस भी शहर में हम बैठे हैं, वहां पे बैठे बैठे केवल घर पे फोन करके कहते हैं कि हमें 5,000 रुपए चाहिए या 6,000 रुपए चाहिए। आप ये नहीं सोचते कि पैसे कितनी मुश्किलात से आ रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आप परिवार के बारे में सोचना कि हमें किस उद्देश्यों के साथ यहाँ पे भेजा है, किन उम्मीदों के साथ परिवार वालों ने यहाँ भेजा है, और हम क्या कर रहे हैं। तब आपके अंदर से एक जवाब आएगा कि क्या वास्तव में आप सही कर रहे हैं, या फिर वास्तव में माँ बाप आपसे गलत उम्मीद लगा के बैठे हैं, या आप कर क्या रहे। ये परिवार आपके आंतरिक मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये लक्ष्य, तस्वीरें, कम से कम आपके अपने परिवार का एक फोटो आपके पास जरूर होना चाहिए। कम से कम उनको डेली एक बार देखोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि इन्होंने हमारे से कितनी उम्मीदें बांध रखी है, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये कितना कुछ सैक्रिफाई कर रहे हैं, और हम उसके बदले उनको क्या दे रहे हैं। हम यहाँ पे थड़ी पे बैठे चाय पी रहे हैं, हम यहाँ पे विभिन्न सारे नशे कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोबाइल गेम खेल रहे हैं, हम यहाँ पे बाइक पे पेट्रोल उड़ा रहे हैं, और वो वहाँ पे किस मुश्किलात से करते हैं। मुझे एक स्टूडेंट की बात याद है। एक स्टूडेंट आया मेरे पास, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ और परिवार को भी जानता हूँ। आया, वहाँ पे अच्छे खासे कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे से तैयार हो रखा था, और काफ़ी बात करी मेरे से, और बातें करने के बाद मुझे लग गया कि ये पढ़ तो नहीं रहा है, और बातें यूं ही हवाई बातें कि कैसे तैयारी करूं, मुझे आईएएस की करनी है, फिर कह रहा मुझे आरएएस की करनी है, ये करना वो करना, फिर लास्ट में क्या हुआ, उसके बाद वो तो वहां से चला गया। अब जब मुझे पता है इसकी घर की स्थिति इतनी खराब है, उसके बावजूद ये इतने सारे ब्रांडेड कपड़े, वो सब चीजें, और फिर मैं जब घर गया तो जब उसका बड़ा भाई मुझे मिला तो उसने कहा कि अभी तो जैसे तैसे चला रहे हैं, और आने वाले समय में कि छोटे भाई की जब नौकरी लग जाएगी तो फिर हमारी स्थितियां ठीक हो जाएगी। और अब मैं ये देख रहा हूं कि छोटा भाई जब मेरे पास आया था, उसको देख के मुझे लगा था कि इसकी नौकरी आगे जीवन भर भी नहीं लगने वाली है, और वो बड़ा भाई जो पूरा परिवार उससे उम्मीद लगा के बैठा है कि छोटा भाई कुछ सक्सेस होगा तो हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई है। तो कम से कम परिवार के बारे में सोचोगे ना निरंतर रूप से आप,
तो ये परिवार जो है ये आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। मेरा मोटिवेशन आपको 5 मिनट तक रहेगा, लेकिन ये मोटिवेशन आपका जीवन भर रहने वाला है। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि अपने परिवार को ध्यान में रखिए। अगर आप परिवार को ध्यान में रखोगे, इनकी उस स्थिति को सोचना, अंग्रेजी में एक शब्द आता है एम्पैथी, आप उनकी उन भावनाओं को समझना, उनकी उन उम्मीदों को समझना, जब माँ बाप भाई बहन आपको किस उम्मीद से भेजते हैं। तो अगर परिवार के बारे में सोचोगे तो एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, और जब सेल्फ मोटिवेशन होंगे तो डेफिनेटली पढ़ते जाओगे, क्योंकि जब भी कुछ गलत काम करने लगोगे उस समय जैसे ही परिवार को देखते आपके दिमाग में आएगा नहीं ये काम मुझे नहीं करना है। और क्योंकि गलत काम होता है ना, अंदर से आ जाता है कि वास्तव में गलत है। फिर निरंतरता रहेगी तो आत्मविश्वास कभी नहीं डिगेगा, और निरंतरता रहेगी तो विद्यार्थियों एकाग्रता कभी भंग नहीं होती। विद्यार्थियों निरंतरता अगर रहेगी तो आपकी पढ़ाई कभी भी एक प्रकार से बीच में नहीं रुक सकती। डेफिनेटली वो पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। मैंने एक बहुत अच्छे से एक चीज नोट की है, कि जो व्यक्ति इन चीजों का ध्यान नहीं रखते वो व्यक्ति कभी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकते। चाहे आप दुनिया के बड़े से बड़े मोटिवेटर को सुन लो, एक्चुअल में मोटिवेशन यहां से मिलता है। तो और अगर आप इस चीज को इग्नोर करने लग गए तो आप ध्यान रखना कि अगर आप परिवार को इग्नोर कर रहे हो, अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से दिक्कतें होने वाली है। उसके बाद एक और चीज बता देता हूं, इसके अलावा मोटिवेशन तो हो गया, परिवार की बात होगी। अब देखिए, अब बात ये आती है कि पढ़ाई की निरंतरता कैसे रखें। मैंने आपको बता दिया कि मोटिवेशन से, अगर मोटिवेशन इन सारी चीजों से आपको मिलेगा तो ये चीजें थी। अब बात ये भी आती है कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके सामने बहुत सारी चुनौतियां निरंतर बनी रहती। तो मैं विद्यार्थियों एक और चीज बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने चुनौती नहीं है। वी हैव टू बी स्ट्रांग। प्रॉब्लम्स कभी समाप्त नहीं होने वाली, समस्या कभी समाप्त नहीं होने वाली है। कोई व्यक्ति किसी न किसी समस्या से गुजर ही रहा है। कोई आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, कोई स्वास्थ्यजनक समस्याओं से गुजर रहा है, कोई पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहा है। हर व्यक्ति समस्या से गुजर रहा है। हमें हर व्यक्ति की एक हैप्पीनेस लाइफ दिखती है, उसके पीछे का दर्द भरा जीवन उसका नहीं दिखता है। तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है, और वी हैव टू बी स्ट्रांग टू फेस प्रॉब्लम्स। और कोई ऑप्शन नहीं, भाग नहीं सकते आप। ये भाग लो या भाग लो, या तो आप पार्टिसिपेट कर लो। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो निश्चित रूप से आप है वो भाग जाओ वहां से, उस चीज को ही छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये होता है कि समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और एक समस्या के पीछे कई सारे इलाज भी होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से चीज नोट की है, जब भी कोई समस्या आती है वो अपने साथ एक समाधान भी लाती है। शांत दिमाग से बैठ के अगर आप सोचोगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान बहुत जल्दी आ जाता है। और मैंने एक चीज ये भी नोट की है कि जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, हम जब उसका इलाज नहीं कर पाते और जब अपन वो समस्या परिवार के साथ डिस्कस करते हैं तो उस समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी हो जाता है और पढ़ाई शुरू हो जाती है वापस। तो जब भी कोई चुनौती आती है तो आप समझिए कि चुनौती आई है तो हमें निश्चित रूप से मजबूत करके जाएगी, क्योंकि चुनौती अपने आप में कई सारे क्वालिटीज व्यक्ति की डेवलप करती है। चुनौतियां आती है तभी हम दुनिया को एक प्रकार से समझ पाते हैं। चुनौतियां आती तभी हम अपने आप को विकसित कर पाते हैं। चुनौतियां आती तभी हम अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में चुनौती नहीं आई वो व्यक्ति भविष्य में असफल होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, जिस व्यक्ति ने बचपन से ही चुनौतियां देखी वो वज्र बनकर बाहर निकलता है। वज्र का मतलब होता है ऐसा मजबूत व्यक्ति बन के बाहर निकलेगा कि उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उसको कभी गिरा नहीं सकती। तो चुनौतियां जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं आती वो जीवन अधूरा है। जिस व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां नहीं आ रही है इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में चुनौती आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चुनौतियां आपको एक प्रकार से स्ट्रांग बनाएगी। व्यक्ति मजबूत वही होता है, मेंटली मजबूत वही व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति ने बचपन से ही चैलेंजेस देखे हो, चुनौतियां देखी। मैंने देखा एक अमीर घर के व्यक्ति को और एक गरीब घर के व्यक्ति को, और वो गरीब घर का व्यक्ति हर जगह समायोजन कर सकता है, दिन को भूखा भी रह सकता है, रेलवे स्टेशन पर भी, प्लेटफॉर्म पर भी सो सकता है, कहीं पर भी कम से कम संसाधनों में गुजारा चला सकता है, और वो मेंटली भी मजबूत होता है, सब कुछ झेल लेता है। मैंने अमीर घर के लोग भी देखे हैं जो सुविधाओं के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है कि चुनौतियां जीवन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम ये जो चुनौतियां आ रही है यही भविष्य में आपको निखारेगी, यही आपको अपनी आइडेंटिटी दिलाएगी, यही आपको एक प्रकार से आपकी पहचान बनाएगी। तो उन चुनौतियों का आप स्वागत कीजिए। कम से कम ये ना सोचिए कि चुनौतियां नुकसानदायक है। चुनौतियां डेफिनेटली फायदेमंद होती, बस व्यक्ति लड़ने वाला चाहिए। अगर लड़ने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो चुनौतियां हावी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप चुनौतियों का स्वागत कीजिए।